अब ट्रांसड्यूसर की प्रतिबाधा सुमेलन इम्पीडेंस मैचिंग फॉर ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसड्यूसर क्या है, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है जब हम लोग प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे थे, वहाँ पे इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर भी ये देख सकते हैं कि जैसे आपका लाउड स्पीकर होता है, माइक्रोफोन होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, या एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में जो कन्वर्ट कर देगा, उसे हम लोग, या उस डिवाइस को हम लोग, उस उपकरण को या उस यंत्र को ट्रांसड्यूसर कहेंगे। अब यहाँ एक चित्र देखिए, ये एक चित्र है जिसमें ट्रांसड्यूसर प्रदर्शित है। अब इसमें दो इंसिडेंट हैं, इनपुट हैं। ये देखो, दो टर्मिनल इनपुट हैं और ये दो आउटपुट दिख रहे होंगे आपको, है ना। इनपुट है और दो आउटपुट हैं। अब यहाँ हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत, विद्युत मतलब विभव और धारा, इसके द्वारा दिखाए हैं। और मैकेनिकल कहने का मतलब क्या है, वेग है और बल है, हम लोग इसके द्वारा दिखाए हैं। मतलब इसको इसमें या इसको इसमें चेंज करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, वो V और I के टर्म पे आएगा, है ना। ये इनपुट में है और आउटपुट पार्ट में आपको F और U दिख रहा होगा। ये आपका यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है। अब इसी तरीके से अगर इसको हम लोग इनपुट पे दिखाएं और ये वाले हिस्से को अगर आउटपुट में दिखाएं तो ये रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कंपेयर करें तो F फोर्स कहने का मतलब वोल्टेज होना चाहिए और वेलोसिटी कहने का मतलब करंट है। या हम ये कह सकते हैं कि F जो होता है ये V के इक्विवेलेंट है और I जो होता है वो U के इक्विवेलेंट है। ये दोनों। अब अगर हम लोग इस पे एक सिंपल बात करते हैं, कुछ किसी भी जो ट्रांसड्यूसर है उसके विद्युत तथा यांत्रिक प्रतिबाधा के बारे में भी हम लोग को जानने की जरूरत है, क्योंकि एक एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक्ड इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस की। किसकी बात करेंगे, ब्लॉक्ड इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस की। लिख लिया, अवरुद्ध विद्युत प्रतिबाधा, अवरुद्ध विद्युत प्रतिबाधा, ब्लॉक्ड इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस। ब्लॉक्ड है और इलेक्ट्रिकल है, इसको मैं ZEB से दिखा देता हूं। और ये जो ZEB है इसे V/I लिखेंगे, और जब ये U की वैल्यू 0 हो तो इसे हमने क्या रखा है, अवरुद्ध विद्युत प्रतिबाधा, ब्लॉक्ड इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस। अब इसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस निकालें तो मुक्त विद्युत प्रतिबाधा, फ्री, तो इसको EF दिखा दीजिए, यहां फोर्स नहीं रहेगा। दो चीजें। अब हम लोग बात करते हैं, तो मैकेनिकल वे में बात कर लिए हम लोग। अब बात करते हैं खुले परिपथ की यांत्रिक प्रतिबाधा, है ना। मैकेनिकल इंपिडेंस की बात करते हैं ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट का मैकेनिकल इंपिडेंस निकालते हैं तो ZMO F/U I = 0। ये कुछ परिभाषाएं हैं, ये आपको समझनी होंगी। अब इसी तरीके से क्लोज्ड सर्किट का मैकेनिकल इंपिडेंस अगर निकालें तो ये होगा ZMS F/U when V = 0। ये चार चीजें हैं, क्या क्या हैं ये, इसको हम लोगों ने कहा है अवरुद्ध विद्युत प्रतिबाधा, ब्लॉक्ड इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस, मुक्त विद्युत प्रतिबाधा, फ्री इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस, और ये है खुले परिपथ की यांत्रिक प्रतिबाधा, मैकेनिकल इंपिडेंस ऑफ ओपन सर्किट और मैकेनिकल इंपिडेंस ऑफ क्लोज्ड। ये है, क्लियर है। अब एक चीज तो स्पष्ट है, अगर आप क्लियरली देखते हैं तो यहाँ जो इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस है उसका जो यूनिट आ रहा होगा वो तो ओम में आएगा, और यहाँ जो मैकेनिकल इंपिडेंस निकाल रहे हैं आप, इसका यूनिट न्यूटन सेकेंड मीटर आएगा। ये न्यूटन में, और मीटर पर सेकेंड तो सेकेंड ऊपर गया, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर, ये इसका यूनिट आ रहा है।
अब अगर हम ये कहते हैं कि u इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा? तो इस केस में ये जो v है वो u से ठीक वैसे ही डिपेंड करेगा जैसे वो वोल्टेज करंट से डिपेंड करता है। अब क्या होगा देखिए, अब हम लोग v की वैल्यू की बात करते हैं। v कितना निकल के आएगा? ZEBI, और यहाँ पे ट्रांसडक्शन गुणांक लेंगे हम लोग, ट्रांसड्यूसर है ना, उसके लिए ट्रांसडक्शन गुणांक लेंगे व्हेन u इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये TEM इलेक्ट्रिकल के लिए ले रहे हैं, ट्रांसडक्शन कॉफिशिएंट की बात करते हैं, इसको TEM लिखेंगे तो आपके पास क्या मिल के आएगा? देखिए v की वैल्यू ZEBI प्लस TEMU, ये ट्रांसडक्शन है, अगर u की वैल्यू 0 ना रहे तो टोटल v ये निकल के आया ZEBI प्लस TEMU, ये है ट्रांसडक्शन कॉफिशिएंट, ट्रांसडक्शन गुणांक। अब इसी तरीके से अगर i इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो, अगर i इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो ये जो फोर्स होगा F वो I पर ठीक वैसे ही डिपेंड करेगा जैसे वो U पर डिपेंड करता है। मतलब I की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 करें तो F को क्या लिखेंगे आप? ZMOU, और इसके साथ TMEI आ जाएगा। ये इक्वेशन बना। दो बातें कहा है मैंने, ध्यान देंगे आप। अगर u इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो u का इंपैक्ट वैसे ही आएगा। मतलब इसमें आपने ये कहा है यहाँ v और i एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और वो इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, u पे भी डिपेंड करेगा इस टर्म पे। और वैसे ही अगर i की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये f की वैल्यू जैसे हम लोग उसको u से इससे मतलब i से भी वो डिपेंड करेगा, i का भी इफेक्ट उस पर दिखेगा और आपके पास ये दो इक्वेशन बन के आ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, हमारे पास ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में एक में जगह क्या लिखा है हमने, ये लिखा TEM। TEM कहने का मतलब क्या लिया है हम लोगों ने? ट्रांसडक्शन गुणांक, और यहाँ पे ME लिया है, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसडक्शन के लिए है और ये मैकेनिकल के लिए है, इसलिए TME कर दीजिएगा। M यांत्रिक, ये अयांत्रिक वाला है, यांत्रिक से विद्युत, और यहाँ विद्युत से यांत्रिक बना है, इलेक्ट्रिक से, और यहाँ मैकेनिकल से। ठीक, तो TEM और एक है TME, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। अब इक्वेशन 1 और 2 पे आइए, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों का यूज करके ट्रांसड्यूसर की यांत्रिक और विद्युत प्रतिबाधा के लिए सुमेलन संबंध को ज्ञात करना, ये हमारा टारगेट है। यहां इंपीडेंस मैचिंग की बात करेंगे, इसके लिए अब क्या कीजिए, समीकरण 1 में v की वैल्यू 0 रख देते हैं। अगर इक्वेशन 1 पे v की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपको मिलेगा ZEBI प्लस TEMU इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से अगर मैं I निकालूं तो ये हो जाएगा माइनस में, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस TEMU बाई ZEB आपके पास ये आएगा। ठीक है, I की वैल्यू ZEBI इक्वल टू माइनस TMEU, I इक्वल टू माइनस TEM ZEBU। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 पे रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 पे अगर I की वैल्यू रखेंगे आप तो F TME I की वैल्यू ये रख दीजिए प्लस ZMOU, तो आपके पास ये एक रिलेशन आया, F इक्वल टू TME माइनस TEM ZEBU प्लस ZMOU, ये इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास। अब बात करते हैं बंद परिपथ के लिए। बंद परिपथ के लिए क्या लिखा था आपने?
बंद परिपथ के लिए क्या लिखा था आपने, जेड एम एस इक्वल टू एफ बाई यू। एफ की वैल्यू रख दीजिए, एफ की वैल्यू यहां है आपके पास पूरा, इस पूरे वैल्यू को जेड एम एस पे रख दीजिए। एफ की जगह क्या रखेंगे, टी एम ई, तो ये माइनस प्लस और माइनस माइनस, टी एम ई टी ई एम यू बाई जेड ई बी प्लस जेड एम ओ यू होल डिवाइडेड बाई यू आएगा। ये देखिए क्लियर है। इसको अगर सिंपल करते हैं तो आपके पास यहां ये वाला जो u है अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे तो इसके साथ और इसके साथ अलग करके लिखेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा, माइनस टी एम ई और माइनस टी एम ई टी ई एम जेड ई बी प्लस जेड एम ओ। अब एक काम ये करते हैं, यहां से जेड एम ओ इस टर्म पे नहीं दिख रहा, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो ये जेड एम ओ डिवाइड किया, जेड एम ओ मल्टीप्लाई किया और ये रिलेशन आया। अब यहां से जेड एम ओ अगर कॉमन ले लेते हैं तो जेड एम ओ कॉमन लेंगे तो ये तो 1 बचेगा और माइनस में ये पूरा क्या बचा, ये। और यहां इस पूरे टर्म को टी एम ई टी ई एम जेड ई बी जेड एम ओ इसको मैं कांस्टेंट ले लेता हूं के सी स्क्वायर का, इसको कपलिंग कॉफिशिएंट बोलेंगे, युग्मन गुणांक मान लेते हैं, इसको युग्मन गुणांक कहेंगे के सी को। अब यदि f इक्वल टू 0 है तो आपका इक्वेशन 2 क्या दिखाएगा, अगर f की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो आपका इक्वेशन 2 क्या आएगा। इक्वेशन 2 क्या लिया था आपने, याद है, देखिए अपने नोटबुक में इक्वेशन 2 लिया है आपने, f इक्वल टू टी एम ई आई प्लस जेड एम ओ यू। तो f की वैल्यू 0 करेंगे तो f की वैल्यू 0 करने से आपके पास ये आया टी एम ई आई जेड एम ओ यू। यू की वैल्यू निकालिए तो इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस में हुआ डिवाइडेड बाय जेड एम ओ। ये देखिए, अब u की वैल्यू को यहां रख देते हैं। u का वैल्यू कितना निकाले हैं आप, अब इस u के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे रख दीजिए। क्या मिलेगा, v जेड ई बी आई माइनस टी एम ई टी ई एम जेड एम ओ आई, और वहां पे आप लोगों ने फ्री इलेक्ट्रिक इंपीडेंस निकाला है, जेड ई एफ निकाला था, उसकी वैल्यू v बाई आई, v की वैल्यू यहां रखेंगे तो इस पूरे को डिवाइडेड बाई आई करना पड़ेगा, मतलब आई यहां से कॉमन ले लीजिए और यहां से डिवाइड कर दीजिए तो जेड ई बी माइनस टी एम ई टी ई एम बाई जेड एम ओ ये आ जाएगा। यहां आई और आई सेपरेट होने के बाद आपके पास ये रिलेशन दिखा। अब इस रिलेशन में वापस आप जेड ई बी कॉमन निकालिए, जेड ई बी, यहां जेड ई बी नहीं है तो यहां डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस टी एम ई टी ई एम जेड एम ओ और ये जेड ई बी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वापस ये टर्म रिपीट हो जा रहा है। और यहां ये जो टर्म है, ये जो टर्म है यही आपका क्या हो रहा है, केसी की वैल्यू है, तो यहां भी क्या मिलेगा आपको 1 माइनस के सी स्क्वायर जेड ई बी। ठीक, ठीक है, इसका मतलब इंपीडेंस मैचिंग का क्या मीनिंग हो रहा होगा, तरंग को बिना ऊर्जा क्षय के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करना। देखिए वहां भी 1 माइनस के सी स्क्वायर के टर्म पे जेड ई बी आया था, वहां भी 1 माइनस के सी स्क्वायर 1 माइनस के सी स्क्वायर के टर्म पे जेड एम ओ आया था, मतलब यहां से जितनी एनर्जी है आउटपुट में भी उतना ही एनर्जी मिला, कहीं कोई लॉस नहीं हो रहा है। यही केस प्रतिबाधा सुमेलन इंपीडेंस मैचिंग कहलाता है। ठीक, और आपका नॉलेज क्या कहता है, अगर हम वेव को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेके चलते हैं
वन मीडियम टू अनदर मीडियम अगर ट्रेवल करवाते हैं तो बाउंड्री पे पार्शियली वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, और आर की वैल्यू शायद आपको याद हो, कि Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2 का रेशियो होता है, याद होगा। और t की वैल्यू भी निकाले हम लोग 2Z1 Z1 प्लस Z2 के टर्म पे। और आपने ये भी कहा था कि भाई अगर Z1 और Z2 इक्वल हो जा रहा है तो R की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा और T की वैल्यू 1 ले लेंगे, है ना। और उसी केस को आप लोगों ने इंपीडेंस मैचिंग का नाम दिया है। अब ऐसा कोई भी कंडीशन, ऐसी कोई भी स्थिति जबकि दोनों प्रतिबाधाएं बराबर नहीं होती हैं, मतलब इंपीडेंस मैच नहीं होगा, प्रतिबाधा सुमेलित नहीं होंगे, तो तरंग के संचरण में परावर्तन द्वारा ऊर्जा का क्षय समाप्त करने के लिए दोनों प्रतिबाधाओं के बीच में कपल्ड इंपीडेंस जोड़ा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग ये कंडीशन, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है कि R इक्वल टू 0 हो, T इक्वल टू 1 ना हो, R का वैल्यू कुछ ना कुछ है, इस स्थिति में अगर आप जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको खत्म करना है तो युग्मन प्रतिबाधा कपल्ड इंपीडेंस को कनेक्ट करेंगे, उसको लेंगे। और उसको कितना लेंगे, तो अगर Z1 और Z2 है आपके पास माध्यम की प्रतिबाधाएं, तो ZC का मान कपल्ड इंपीडेंस का मान युग्मन प्रतिबाधा का मान रूट अंडर Z1 Z2 के इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट में मैंने जो बात कही, अगर R की वैल्यू 0 नहीं है तो, अगर इंपीडेंस मैच नहीं है तो आपको कपल्ड इंपीडेंस लेना पड़ेगा, और कपल्ड इंपीडेंस की वैल्यू ZC इक्वल टू रूट अंडर Z1 Z2 के इक्वल होगा। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको जरूरी है इससे पहले वाले लेक्चर को आप जरूर देखें, वहां पे आप इंपीडेंस मैचिंग के बारे में अच्छा खासा एक लेक्चर है जिसको आप समझ सकते हैं। हम लोगों ने बात किया था परसेंटेज रिफ्लेक्शन एट द बाउंड्री, सीमा पर प्रतिशत परावर्तन और अपवर्तन, वहां इसको जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।